जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत की हुई है, जिसके अंतर्गत आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं और उसे हल करने के लिए आपके पास 5 मिनट का समय होता है। ऐसी एक प्रैक्टिस सीरीज मैंने सुबह अपलोड की थी अपने YouTube चैनल पर, जिसमें ये हमारे पास 10 प्रश्न थे। आइए बच्चों, अब हम इस वीडियो में इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। बच्चों, एक एक प्रश्न हम शॉर्टकट की मदद से देखते हैं और आप अपने आंसर का मिलान हमारे आंसर के साथ कीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक प्रश्न को देखते हैं। जैसे हमारे पास पहला प्रश्न लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न है। बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा है, sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 है और आपसे कहा जा रहा है ये टर्म है 4, इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों, अगर आप इसे पूरे मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमारा बहुत समय किल हो जाएगा, बहुत समय चला जाएगा। वो हमें समय बचाना है। क्या करते हैं बेटा, हम इसके लिए एक शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। देखिए बच्चों, अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, यहां पर हमने साइन एक्स लिखा, ये साइन स्क्वायर एक्स हमने इधर भेजा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बच्चों हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आप समझ लीजिएगा कि अगर यहाँ पर कॉस की पावर पर 2 है तो साइन की पावर उसकी जस्ट हाफ है, आधी है। जैसे कॉस की पावर पे यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, इसका ये मतलब होता है कि साइन में पावर होगी तो ये 3 होगी। ठीक है, ठीक हाफ। जैसे कॉस की पावर यहाँ पर 12 है तो साइन की पावर कितनी होगी, 6 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्लस 3 यहां पर आगे हमारे पास कॉस की पावर पर है 10, यानी कि साइन की पावर हो गई 5। फिर आगे बढ़ेंगे तो प्लस का 3, कॉस की पावर 8 है, इसका मतलब होगा ये साइन की पावर पर 4 होगा। जैसा आपने ऊपर देखा था, कॉस की पावर जो है वो साइन की पावर वाली की दुगनी है। ठीक है, कॉस की पावर 2 गुनी, जैसे यहाँ 1 है तो इसका 2 गुना है, और अगर कॉस में पावर 2 है तो इसकी आधी है साइन पे पावर। ठीक है, तो वैसे ही मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब बच्चों, आप इसे ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि इसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, इसका होल क्यूब। गौर से देखिए, ये फॉर्मूला इसी का है बच्चों। मैं यहां पर इसको साफ साफ लिख देता हूं, ये साइन स्क्वायर एक्स। अब आप इसको देखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब। आप इस फॉर्मूले को खोलिए, देखिए आपको यही वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए खोल के दिखा देते हैं हम आपको इसकी वैल्यू को। ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब यानी कि साइन क्यूब एक्स, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जब आप इसका क्यूब करते हैं तो पावर यहां पर 6 हो जाएगी। प्लस 3ab, दोनों का प्रोडक्ट होगा, ये हो गया साइन क्यूब एक्स। फिर ब्रैकेट में a प्लस बी अर्थात साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए, जब आप ये आपके दो टर्म तो आपको यहाँ पर मिल गए। जब आप इस थ्री साइन क्यूब एक्स का यहाँ पर गुणा करते हैं तो साइन की पावर पर 4 मिलता है। ये देखिए साइन की पावर 4 मिल रहा है। जब इसका प्रोडक्ट यहाँ होगा तो 3 और 2 ये 5, ये पावर 5 यहाँ मिल गई। क्लियर है बच्चों, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखिए, ये जो वैल्यू है बेटा, ये आपके क्वेश्चन में वैल्यू कितनी थी, ये 1 थी वैल्यू, यानी कि आपने इसे 1 लिखा और पावर पर क्यूब है तो 1 का क्यूब हो गया 1। ठीक है बच्चों, यानी कि हमारे पास यहाँ पर इसका बी वाला ऑप्शन सही हो गया। उम्मीद है आपको ये शॉर्टकट अच्छे से आ गया होगा। आइए देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ये हमारे पास एक सर्कल की क्वेश्चन है। कह रहे हैं ये सर्कल जो है हमारा एक्स अक्ष को स्पर्श करे तो देखो बच्चों, ये जब मैंने सर्कल चैप्टर पढ़ाया था तो आपको क्लियर भी किया था। जो बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो जानते हैं कि मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो आपको ये विधिवत समझाया था। मैं फिर बता देता हूं, अगर हमारे पास ये सर्कल है तो सर्कल, अगर यदि ये सर्कल एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, यदि सर्कल एक्स अक्ष को स्पर्श करता है तो बच्चों कंडीशन होती है जी स्क्वायर बराबर सी। ये पूरा सॉल्व करके आता है, लेकिन आपको डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूले के तौर पे याद रखना है। अच्छा, तो ये अगर हम इसकी बात करें, ये सर्कल हमारा एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो जी स्क्वायर बराबर सी, यानी कि डी ऑप्शन सही है। अगर ये कह देते यहाँ पर बेटा एक्स अक्ष की जगह हमारे पास क्वेश्चन होता कि ये हमारा सर्कल वाई अक्ष को स्पर्श करता है, तो ये बच्चों अगर सर्कल हमारा वाई अक्ष को स्पर्श कर रहा होता तो कंडीशन आ जाती एफ स्क्वायर बराबर सी। ये दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, और एक चीज और बनती है, एक क्वेश्चन और बन सकता है, अगर कह देते कि यदि वृत्त हमारा दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है तो बच्चों कंडीशन क्या आती, तो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है तो कंडीशन होती जी स्क्वायर बराबर एफ स्क्वायर बराबर सी, या फिर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, या फिर g बराबर f बराबर प्लस माइनस रूट के अंदर c। ये कंडीशन हो सकती है, ये कंडीशन होगी। ये कंडीशन तब होगी जब कहेंगे ये वृत्त हमारा दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों ऐसा करता हूं, मैं पहले रफ कर दे रहा हूं ताकि जगह बन जाए, आपको अच्छे से समझ में आए। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम 3 डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है
समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसका सरकम सेंटर कह रहे हैं वो कहां होता है? आधार के मध्य बिंदु पे, लंब के मध्य बिंदु पे, कर्ण के मध्य बिंदु पे या मूल बिंदु पे। मूल बिंदु मतलब ओरिजिन 0,0। तो बच्चों मैंने इससे पहले जो प्रैक्टिस सीरीज डिस्कस की थी उसमें आपको ये समझाया था, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। तो बच्चों देखिए हमारे पास मान लीजिए ये मैंने कभी एक सर्कल बना दिया हुआ है, ठीक है, ये मैं एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूं। अब आप ध्यान से समझना, पहले तो बेटा समकोण त्रिभुज बनेगा उसके बाद सर्कल बनेगा। ये जो सर्कम है, ये जो हमारे पास सर्कल है ये है सर्कम सर्कल, ठीक है, सर्कम सर्कल। और ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। ये वाला त्रिभुज जो है ये राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब आपको करना क्या है, हमसे प्रश्न देखो क्या कहना है, कहना है समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र। इस समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है, तो बच्चों क्या होता है परिकेंद्र? समकोण त्रिभुज के तीनों शीर्षों को छूता हुआ जो सर्कल है वो सर्कम सर्कल है। इस सर्कल का जो सेंटर है वो सर्कम सेंटर है, परिकेंद्र वो कहां होता है? उस समकोण त्रिभुज के कर्ण जो होता है ना, समकोण त्रिभुज का हाइपोटेनियस कर्ण, उसके मध्य बिंदु पे होता है। याद रखना बच्चों, ये जो है यही है परिकेंद्र, सरकम सेंटर। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है बेटा, ये हमारे पास है इसका सी वाला ऑप्शन, कर्ण का मध्य बिंदु होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं, ये बेटा हमारे पास एक बाइनोमियल चैप्टर, बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर है, उस पे उस प्रश्न है उसका ये लिखा हुआ है, x + 2y + 3z की पावर 10 है, कह रहे इसके प्रसार में कितने पद होंगे। तो बेटा जब बाइनोमियल हम लोगों ने पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि x + y की पावर अगर n है, इसमें पद पूछेंगे तो जवाब होगा बेटा n + 1। पावर जितनी होगी उससे एक ज्यादा इसमें पद होते हैं, टर्म होते हैं। लेकिन अगर हमसे ये कह दें x + y + z 3 पद है बेटा, ट्राइनोमियल है और पावर n है, अब इसमें कितने पद हैं? तो क्या करना है बच्चों, ये हमारे पास n + 1 था, इसको लिखा और फिर एक और 1 ऐड कर दिया, यानी कि n + 1 के बाद एक ऐड किया तो n + 2 / 2, इसमें इतने पद होंगे। अब आप देख सकते हैं, हाँ एक चीज और समझ लीजिएगा, x के बगल में यहाँ 2y है, 3z है, तो ये y या z इसके आगे जो कोफिशिएंट्स है उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए देखते हैं, पावर यहाँ पर n जो है वो कितनी है बेटा, यहाँ पर पावर है 10, तो 10 और 1 हो गया 11, 10 और 2 ये हो गया 12, अब 2 का डिवाइड कर देंगे, ये होगा 6, 11 का गुणा 6 में 66, इसमें 66 टर्म होंगे, इसके एक्सपेंशन में 66 पद होंगे, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है लिखा हुआ है, यदि a1, a2, a3, a4, a5 ये जीपी में है, तो आपसे कह रहे हैं तो a1, a3, a5 ये होंगे, किस में होंगे? एपी में, जीपी में या एचपी में? एक बात आप समझ लीजिए बच्चों, ये एपी और जीपी में दोनों के लिए समझा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर बेटा अगर जीपी के साथ साथ ये एपी भी होता तो भी यही बात लागू होती। क्या है वो बात समझना, अगर ये टर्म एपी में है या जीपी में है और मैं इसके रेगुलर इंटरवल पे टर्म उठा लूं, जैसे मैंने एक टर्म लिया फिर इसको ड्रॉप किया, फिर एक टर्म लिया इसको ड्रॉप किया, फिर ये टर्म लिया, रेगुलर इंटरवल है, ठीक है। तो अगर ये एपी है तो इसके रेगुलर इंटरवल से जो सीरीज बनती है, अगर ये एपी है तो रेगुलर इंटरवल से बनने वाली टर्म को लेकर के रेगुलर इंटरवल के जो टर्म होते हैं उनको लेंगे तो वो भी एपी बनेगी। अगर ये जीपी थी और इसके रेगुलर इंटरवल के टर्म निकाल लिए हैं तो वो फिर जीपी बन जाएगी। तो यहां पर बेटा ये जीपी सीरीज आपको दी गई थी, तो इसके रेगुलर इंटरवल के जो टर्म है a1, a3, a5 ये भी जीपी में ही होंगे। अगर यहां पर ये एपी में दिए जाते तो ये हमारे ये 3 टर्म एपी में बन जाते हैं, ठीक है। ये याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं उन रेखाओं के बीच का कोण बताइए जिनकी ढाल क्रमशः 5 तथा 3/4 है। 2 रेखाएं हमारे पास हैं, उन रेखाओं की जो ढाल है, प्रवणता स्लोप है, m1 और m2 जिसे हम कहते हैं, m1 5 है और m2 3/4 है, और आपसे कह रहे हैं दोनों रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। तो बच्चों क्या है कि हमारे पास वो तो ना सीधा फॉर्मूला होता है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। आइए देखते हैं, तो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है बेटा, tan थीटा = m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2। अब हमारे पास जो प्रवणता थी, m1 है 5, m2 है 3/4, तो ये m1 की जगह 5, m2 की जगह 3/4, ये मैंने बेटा यहाँ पर वैल्यू डाल दी। तो चलिए वैल्यू डालने के बाद क्या होगा, 4 × 5 = 20, 20 में 3 जाएगा 17, 17/4।
आगे बढ़ते हैं, 4 एकम 4 और 5 तिहाई 15, 15 4 19, 19/4, 4 से 4 आपने काट देना है, 17/19 हो गया बच्चों। ठीक है, अब ये हमें थीटा चाहिए था, तो थीटा बराबर ये बेटा क्या हुआ, ये इस तरफ आएगा तो tan इनवर्स 17/19। अब आप देख सकते हैं कि ये आपको मिल रहा है बच्चों ए वाले ऑप्शन में। आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा जी, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये लिमिट का प्रश्न है बेटा। ये लिमिट में लिखा है x टेंड्स टू 3 मॉड के अंदर x - 3 अपॉन x - 3। मैंने आपको बेटा पहले की प्रैक्टिस सीरीज बताई है जिसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है। मैंने कहा था बेटा, जैसे हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड x अपॉन x ये लिखा हो, या प्रश्न आ जाए लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन मॉड x। मैंने कहा था ऐसे दोनों प्रश्नों में बेटा हमारा आंसर होता है डज नॉट एग्जिस्ट, अस्तित्व में नहीं होगा, क्योंकि मॉड x जो होता है प्यारे बच्चों, ये वैल्यू हमको प्लस माइनस x देता है। जब हम RHL और LHL लेकर के प्लस माइनस वैल्यू डालते हैं और x से x काट देते हैं तो एक बार +1 मिलता है और एक बार -1 मिलता है। जबकि लिमिट का कॉन्सेप्ट ये है बेटा, RHL और LHL ये दोनों वैल्यू में सेम मिलनी चाहिए। ठीक है, वो सेम नहीं मिलती। ऐसे ही बेटा यहाँ पर अगर हम मॉड हटा करके प्लस माइनस डालेंगे, एक बार RHL के लिए और एक बार LHL के लिए, तो रिजल्ट भी हमको यहाँ पर +-1 मिलेगा। इसलिए हमारे पास ये जो लिमिट आती है, जब मॉड दिख जाए तो सतर्क हो जाइएगा, उसमें हमारा विकल्प क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा लिमिट हमारा। तो ना 1 है ना -1 है, 0, ये डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन हमारे पास डज नॉट एग्जिस्ट अस्तित्व में नहीं है, ऐसा तो नहीं है, तो इस नन ऑफ दीज कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें ना ये विकल्प सही है, ना ये, तो इसका रिजल्ट है डज नॉट एग्जिस्ट, अस्तित्व में नहीं, जो कि यहां पर हमारे 4 ऑप्शन में दिख रहा है डी वाले में, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ चलते हैं बच्चों। मैं यहाँ पर पहले रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझा देता हूँ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 8 हमारे पास है, इसमें लिखा हुआ है n और फिर ब्रैकेट में है a इंटरसेक्शन b का मान क्या होगा। ये मान हमसे पूछ रहे हैं कि क्या होगा, और आगे कह रहे हैं जबकि a तथा b असंयुक्त समुच्चय हैं। ये बच्चों असंयुक्त समुच्चय क्या होता है, असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय इसको बेटा इंग्लिश में कहते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट यानी कि ये जॉइंट होता है, जो जॉइंट जुड़े हैं, डिसजॉइंट जॉइंट नहीं है, जुड़े नहीं है। इसका मतलब है, अगर मैं आपको ऐसे समझा दूं तो बच्चों ये हमारे ए सेट है और ये बी सेट है, ये दोनों में किसी प्रकार की कोई कनेक्टिविटी नहीं है, दोनों किसी भी प्रकार से एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। तो बच्चों इसका ये मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन जो बी है, ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी नहीं है, यानी कि फाई है। और जब हम n लगा लेते हैं, n लगाने का ये मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं, एक भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि 0 एलिमेंट है। तो हमसे n लगा दिया था ना बच्चों, n का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट, नंबर, n का मतलब नंबर। तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा 0। हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे के दोनों प्रश्न डिस्कस करता हूं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा युग्म चैप्टर का ये प्रश्न है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखें। लिखा है x² - 5xy + 6y² + x - 3y = 0। ये दो रेखाओं को दिखा रहा है। ठीक है, दो रेखाओं का युग्म है, पेयर है। कह रहे हैं ये जो रेखा हमारे रेखा युग्म है, इसके द्वारा प्रदर्शित रेखा युग्मों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। बच्चों मैं आपको इसे शॉर्टकट से बताता हूं, इसे एक एक करके हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। बच्चों याद रखना, मैंने कहा है पार्शियल डिफरेंशिएट, आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन में बच्चों ध्यान देना, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो ध्यान से देखें इस चीज को। मैंने आपको पहले जो लेक्चर है, पहले जो वीडियोस हैं या प्रैक्टिस सीरीज मैंने समझाया है, जो बच्चे नए उन्हें समझ लेना ध्यान से कि क्या होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन बच्चों होता है जब आप x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं, तो y, z या कांस्टेंट, ठीक है, ये तीनों चीजें कांस्टेंट हो जाती हैं। कहने का मतलब है आपने अगर x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएट किया तो x को छोड़ के सभी कांस्टेंट माना जाएगा। अगर आप y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो y को छोड़ के सभी कांस्टेंट का बर्ताव, सभी के साथ एक जैसा बर्ताव करना पड़ता है, कांस्टेंट मान लेना पड़ता है।
आइए देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा जब मैं इसको सॉल्यूशन कराऊंगा इसका। देखिए मैं x के सापेक्ष जब पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं इसका, तो x को छोड़ के सभी कांस्टेंट, चलिए देखते हैं। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x। अब मैं यहां पर बगल वाले टर्म में आता हूं, मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो x को छोड़ देंगे, बाकी कांस्टेंट है, तो क्या हुआ माइनस का 5y, माइनस का 5y लिखा, चूंकि x के सापेक्ष है तो x का तो डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अब देखिए यहाँ 6y स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट माना जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और ये 3y ये कांस्टेंट माना जाएगा 0, तो 1 हुआ। यहाँ पर आप 1 उधर भेज दें तो ये माइनस का 1 हो गया। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब आप देखिए y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए क्या होगा, x वाला कांस्टेंट माना जाएगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस का 5x आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 6 दूनी हो गया जाकर के 12y, फिर x है कांस्टेंट हो गया 0, तो माइनस 3y का माइनस 3 उधर जाएगा तो ये प्लस का 3 हो गया। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन हो गई। ये दो इक्वेशन मिली हैं, ये कह रहे हैं ना प्रदर्शित रेखा युग्म, तो दो अलग अलग रेखाएं मिल गई हैं। अब कह रहे हैं उनका प्रतिच्छेद बिंदु, जब दो रेखाएं होती हैं उनका प्रतिच्छेद बिंदु, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि सॉल्व कर लें आप ये दोनों लाइंस को, सिंपल, जैसे हम लोगों ने 6th 7th में आ जाता है या शायद 8th में आ जाता है कि हम दोनों के गुणांकों को बराबर करके सॉल्व कर लेते हैं। एक तो तरीका ये, और दूसरा तरीका हमारे पास है बाई ऑप्शन, हम विकल्प की मदद से सॉल्व कर लें, ठीक है। चलिए देखते हैं, विकल्प की मदद से हम फिलहाल करेंगे, वो ज्यादा आसान होता है। चलिए देखते हैं, ये इक्वेशन है, एक एक करके हम पॉइंट सेटिस्फाई कराते हैं। 1,0 मैंने यहाँ पर 1 लिखा और ये y के प्लेस पे 0, तो ये 2 बराबर -1, ये नहीं है। चलिए दूसरे को ले लेते हैं, 3 1, यहाँ लिखा 3 दूनी 6 हो गया, माइनस का 5 हो गया, ये वैल्यू हमें 1 मिल रही है, जबकि यहाँ तो -1 है, अर्थात ये भी नहीं सही है। इसको ले लेते हैं, -3 -1 तो माइनस का 6 हो गया, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5, ये -1 और ये वैल्यू -1, ये हो सकता है। अभी मैं इसको भी देख रहा हूं, ऐसा तो नहीं कि दोनों सेटिस्फाई कर जाए। जब दोनों कर जाएंगे तो फिर हमें दूसरी इक्वेशन को लेना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अगर हमारे दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएंगे तो हमें फिर पहली इक्वेशन को छोड़ के दूसरे में देखना होगा, उन दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई करेगा, दोनों नहीं करेंगे, फिर एक करेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, अब हमने क्या काम किया बेटा, दूसरी इक्वेशन में सेटिस्फाई करके देखते हैं। हमारा जो पॉइंट था -3 और -1, तो यहां पर लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, +15 हो जाएगा, और माइनस का 1 है तो ये हो गया माइनस का 12, यानी कि 3 आ रहा बराबर में 3। हाँ, ये हमारे जो ये वाला पॉइंट था, ये दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कर गया, हमारा आंसर ये हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 को देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, 10 नंबर हमारा सारणिक से लिया गया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आइए इसे शॉर्टकट की मदद से सीखते हैं। लिखा हुआ, यदि ax की पावर 3 + bx² + cx + d ये सारणिक के बराबर हो, यानी कि ये जो मान है ये सारणिक के बराबर है डिटरमिनेंट के, तो कह रहे हैं d का मान क्या होगा। तो बच्चों d की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। अब आप देखिएगा यहाँ पर d है ना, d अकेला है, इसके साथ में d के साथ में x नहीं है, कुछ नहीं करना है, तो ये बहुत इजी हो गया, x के प्लेस पर 0 डाल दीजिए। जब x के प्लेस पर 0 डालेंगे तो ये खत्म है, ये खत्म है, ये खत्म है, केवल यहाँ पर d बच गया, ठीक है बच्चों। बगल में चलते हैं, इस सारणिक में x के प्लेस पे 0, तो ये 0 हो गया, ये खत्म है, ठीक, सॉरी, ये तो बच्चों यहाँ पर 2 है, ठीक है, ये 0 होगा, ये 0, ये 0, ये भी 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0। चलिए देखते हैं क्या बच रहा है। ये बचेगा 1 3 2, यहाँ पर बच रहा है 0 1 4, यहाँ बच रहा है 0 0 -1, ठीक है बच्चों। अब आप देख लीजिए 2 0 आ गए, तो आप इस 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर लीजिएगा, रो और कॉलम खत्म, इसका प्रोडक्ट इसके साथ होगा -1 माइनस इसका प्रोडक्ट इसके साथ 0, तो आपका रिजल्ट आ गया -1। ये हमें बी वाले ऑप्शन में मिल रहा है। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा समझाई गई प्रैक्टिस सीरीज, हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारा कंटेंट समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारे इस वीडियो से किसी प्रकार का लाभ होता है तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और लाइक करने के लिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे एक नई प्रैक्टिस सीरीज के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।